नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने समझा कि इतिहास क्या है, ईसा पूर्व और ईसवी सन में क्या अंतर होता है और इतिहास में कालगणना क्या होती है। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज से हम भारतीय इतिहास की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास को समझने की सरलता के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले पड़ाव को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। मन में एक प्रश्न आता है कि यह स्रोत क्या होते हैं। सरल शब्दों में समझें तो वे सभी प्रमाण जिनके आधार पर इतिहास की जानकारी मिलती हो, इतिहास के स्रोत हैं। बात यह है कि पूरा इतिहास हमेशा से किताबों में व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ मिला हो, ऐसा नहीं है। हाँ, काफ़ी इतिहास किताबों में मिलता है, परंतु ज़रा सोचिए, कभी ऐसा भी तो समय होगा जब इंसान को लिखना नहीं आता होगा या इतिहास लिखना उसे ज़रूरी नहीं लगता होगा। उस समय के इतिहास को अनेक प्रकार के प्रमाणों के आधार पर खोजा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: लिखित स्रोत और अलिखित स्रोत। लिखित स्रोत या साहित्यिक स्रोत अलग अलग समय में मिले लिखित प्रमाणों से मिलकर बने हैं। भारत में समय समय पर अनेक धर्म संप्रदायों ने जनता का मार्गदर्शन किया। इससे प्रभावित स्रोत धार्मिक स्रोत कहलाते हैं। भारत में काव्य, नाटक, गद्य, पद्य आदि की परंपरा सदैव से रही है। कई विद्वानों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिससे तत्कालीन इतिहास की झलक मिलती है। यह सभी प्रमाण धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहे जाते हैं। भारत के वैभव से आकर्षित होकर आने वाले विदेशी यात्रियों ने अपने अपने समय में भारत का दौरा किया व अपने अनुभव लिखे, जिन्हें विदेशी यात्रियों के विवरण की संज्ञा दी गई है। अब हम दूसरे पक्ष को समझेंगे, जहां अभी तक इतिहास प्रत्यक्ष रूप से पुस्तकों, वृत्तांतों, नाटक, काव्य आदि में दिखाई दे रहा था। अलिखित स्रोत या पुरातात्विक स्रोत के अध्ययन के दौरान इतिहास छलावरण, कैमोफ्लाज प्रवृत्ति को अपना लेता है। इस पक्ष में हमें इतिहास लिखित रूप में नहीं मिलता, बल्कि प्राप्त अवशेषों के अध्ययन के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है। अलिखित या पुरातात्विक स्रोतों के अनेक भाग हैं, जिन्हें हम आगे विस्तार से समझेंगे। पहले हम वापस धार्मिक साहित्य पर चलते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। इसके अंतर्गत 3 भाग हैं: ब्राह्मणीय या वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य। पहले ब्राह्मणीय या वैदिक साहित्य आता है, जिसके अंतर्गत पहले भाग वैदिक साहित्य में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यज्ञ की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का विवरण देते आरण्यक व गुरु के समीप बैठ प्राप्त हुए ज्ञान के रूप में उपनिषद आते हैं। दूसरे भाग वैदिकेतर साहित्य कहलाता है। इसमें वेदों के सही उच्चारण व व्याख्या के लिए रचित 6 वेदांग, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प व छंद, पुराण जो संख्या में 18 हैं, महाकाव्य, रामायण व महाभारत, मानव जीवन के कर्तव्य बताते 4 धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ व निबंध और नीति शास्त्र को स्थान दिया गया है। अब आता है बौद्ध साहित्य। इसके 2 भागों को समझेंगे। पहला है धर्म वैधानिक। इसके हीनयान पक्ष में पाली भाषा में रचित त्रिपिटक, जिनमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक मुख्य स्रोत हैं। वहीं महायान पक्ष में रचित ग्रंथ मुख्यतः संस्कृत भाषा में हैं व अनेक लेखकों जैसे नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, अश्वघोष, दिंगनाग, धर्मकीर्ति द्वारा रचित है। बौद्ध साहित्य के दूसरे भाग गैर विहित में पाली भाषा में रचित मिलिंदपन्हु, महावस्तु, दीपवंश, महावंश जैसी रचनाओं को रखा गया है। इसके पश्चात जैन साहित्य को स्थान दिया गया है। जैन साहित्य के श्वेतांबर पक्ष के साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र व 2 विश्वकोशीय कृतियां, नंदी सूत्र
व अनुयोग द्वार को सम्मिलित किया गया है। यहाँ धार्मिक स्रोत का भाग पूर्ण होता है। अब हम धर्मेत्तर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य की ओर चलते हैं। धर्मेत्तर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य धार्मिक पक्ष के अलावा इतिहास के दूसरे पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षों पर प्रकाश डालता है। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: काव्य साहित्य, गद्य साहित्य व नाटक। इसका एक अन्य भाग कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो अपने आप में इतिहास है। काव्य साहित्य में कालिदास रचित मेघदूत और कुमार संभव, भर्तृहरि के त्रिशतक, अशोक घोष रचित बुद्धचरित व सौंदरानंद, भारवीकृत किरातार्जुनीय समाहित हैं। नाटक में भरत का नाट्यशास्त्र, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक का मृच्छकटिकम आदि नाटकों को शामिल किया गया है। गद्य साहित्य में दंडीकृत कुमार संभव, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, बाण भट्ट का हर्षचरित व बिल्हणकृत विक्रमांक देवचरित को स्थान दिया गया है। इन रचनाओं के अलावा वे सभी ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष साहित्य की श्रेणी में आते हैं, जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास की झलक दिखाई देती है। अब विदेशी यात्रियों के विवरण की ओर ध्यान करते हैं। सरलता से समझने के लिए यात्रियों को उनके मूल स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ग्रीक यात्रियों में हेरोडोटस, टेसियस, मेगस्थनीज, एरियन, स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन, डायमेकस, डायोनोसियस, टॉलमी के विवरण महत्वपूर्ण हैं। चीनी यात्रियों में फाहयान, वैनसांग व इत्सिंग के अनुभवों को स्थान दिया गया है। अरबी यात्री सुलेमान, इब्न खुर्दाद, अल मसूदी, अल बिरादुरी, अल बरूनी आदि के विवरण इस श्रेणी में विशेष स्थान रखते हैं। इनके अलावा अन्य कई विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर अपने अपने समय में आए और अपने अनुभव व आपबीती को लिखा, जिससे आज हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इस प्रकार लिखित या साहित्यिक स्रोतों को हम भली भांति समझ चुके हैं। अब बात करते हैं अलिखित या पुरातात्विक स्रोतों की। इन्हें भी कई भागों में विभक्त किया गया है। शुरुआत करते हैं अभिलेख से। हालांकि अभिलेख भी लिखित स्रोत हैं, परंतु इनकी भाषा पुस्तकी भाषा से अलग होती है और यह पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें लिखित स्रोतों में नहीं रखा जाता। इसके 2 भाग हैं, राजकीय व जनपदीय। राजकीय अभिलेख 2 उद्देश्यों से लिखवाए जाते थे: व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करने के लिए प्रशस्ति अभिलेख व दान दक्षिणा की जानकारी देने के लिए दानात्मक अभिलेख। अब आते हैं सिक्के। यह सिर्फ व्यापार व लेन देन के साधन नहीं थे, बल्कि इनसे राजा के शासनकाल, साम्राज्य की सीमाओं और अर्थव्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। सिक्कों को बनाने की विधि, कहाँ बनाए गए और किस राजवंश में चलाए गए के आधार पर बांटा गया है। इनमें आते हैं ग्रीको रोमन सिक्के, आहत मुद्राएं, इंडो ग्रीक सिक्के, गुप्त मुद्राएं आदि। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में अनेक प्रकार के सिक्कों का अस्तित्व था, क्योंकि सिक्के ही अर्थव्यवस्था का आधार है। प्राचीन भारतीय इतिहास में स्मारकों का अपना स्थान है। इनमें गुफाएं, स्तंभ, मंदिर, भवन आदि इतिहास को संजोए हुए हैं। अब आते हैं मृद्भांड पर। मानव जीवन व संस्कृति को समझने में मृद्भांड बहुत सहायक है। इनके प्रकार हैं गैरिक मृद्भांड, ऑकर कलर्ड पॉटरी, काले व लाल मृद्भांड, ब्लैक रेड वेयर, चित्रित धूसर मृद्भांड, पेंटेड ग्रे वेयर, उत्तरी कृष्ण पॉलिशदार मृद्भांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर व लाल पॉलिशदार मृद्भांड। यहाँ एक प्रश्न आप सभी से, क्या आप बता सकते हैं भारत और संपूर्ण दक्षिण एशिया में सबसे प्राचीनतम मृद्भांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। इनके अलावा पाषाण उपकरण, मुहरें, शैल चित्र, प्रतिमाएं आदि भी पुरातात्विक स्रोत हैं, जिनमें इतिहास छुपा हुआ है। इन सभी लिखित और अलिखित प्रमाणों का संयुक्त रूप ही कहलाता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एन आर्ट्स इतिहास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और अपनी इतिहास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतिहास खोजते रहिए।